चलिए दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनः एक बार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कैरियर विजन करीली पे। मैं ईश्वर आपके साथ एनसीईआरटी स्पेशल की एक विशेष सीरीज में लास्ट क्लास तक मैंने आपको दरअसल क्या था, अनुपात समानुपात के चैप्टर तक बता दिया था। अब चलिए मैं आपको वहीं से आगे ले चलता हूँ और आज मैं आपको फाइनली जो है टॉपिक चालू करा दूंगा। ठीक है, अभी तक मैंने जो टॉपिक ऐसा करता हूँ, मैं टॉपिक चालू करा देता हूँ, फिर मैं लास्ट में बता दूंगा आपको कि कहाँ से कैसा क्या पढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि उस क्लास में मैंने आपको बता दिया था। चलिए आज हम चालू करते हैं सीधा संख्या पद्धति। देखिए, अब जो एनसीईआरटी है हमारी, एनसीईआरटी की जो बुक्स है हमारी क्लास 9th की और 10th की, उसका पहला अध्याय हम पढ़ रहे हैं, अध्याय फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अध्याय दोनों का मिक्सअप पढ़ाऊंगा मैं, नहीं तो पहले मैं 9th का पढ़ा देता हूँ, फिर मैं ऐसे करेंगे 9th और 10th दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ के पढ़ाएंगे। तो ऐसा कमेंट करके बता देना या 9th का क्योंकि दोनों के लगभग सेम से टॉपिक हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ज़्यादा समझ पाएंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम आज से चालू करते हैं 9th का हम पढ़ रहे हैं अध्याय, कक्षा 9th का हम पढ़ रहे हैं और 9th का हम पढ़ रहे हैं अध्याय फर्स्ट। ठीक है, जिसका नाम है क्या, संख्या पद्धति। आपको पता है जो पहला जो चैप्टर है वो पढ़ रहा है हम कौन सा, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति दी हुई है, उसमें पूरी की पूरी संख्याएं पद्धति हम देख लें। अब मैं आपको बता दिए रहता हूँ कि क्या संख्या पद्धति है वो वाली। ठीक है ना, चलो देखो, अब यहाँ देखो, ये क्लास 9th की बुक है, आप देख पा रहे हो, और ये क्लास 9th की मैं पहला चैप्टर निकाल रहा हूँ। आप लोग भी जो स्टूडेंट्स हों वो अपनी अपनी बुक से निकाल लीजिएगा, ताकि आप सबको पता चलता रहे कि हम दरअसल क्या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने विषय सूची में देखा तो पहले क्या निकल के आ रहा, संख्या पद्धति, और ये आ गया तुम्हारा संख्याओं वाला पार्ट। क्लियर बात है। चलो, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लिए चलूँगा। बेसिक से मैं जब लिए चलूँगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर कराते चलूँगा। क्लियर बात हो रही है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम संख्या पद्धति में। तो सबसे पहले तो मैं अब संख्या पद्धति से आपको शुरुआत करा रहा हूं, तो आपको एक मुख्य चीज़ आपको ये देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी आपको, कि कोई भी दुनिया में आप कहीं चले जाएं, संख्याओं को जो संख्याएं जो रहती हैं वो रहती हैं हमारे पूरे के पूरे 10 नंबरों से मिलकर हमारी संख्या मिलकर बनी हुई हैं। वो 10 नंबर कौन कौन से हैं हमें पता है। सबसे पहले आता है 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4, फिर आता है 5, 6, 7, 8 एंड 9, और ये टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 10 नंबर। अब देखिए, दरअसल ये हो गया हमारा 10 नंबर, ये हो गई हमारी संख्या। इन 10 नंबर से मिलकर कोई भी संख्या बनेगी। मान के चलो मैंने लिखा 77, 2 अंकों से मिलकर बनी 77। मैंने लिखा 1050, मैंने लिखा 10,050, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 अंकों से मिलकर बनी, 1 आया, 5 आया, 00 आया। तो कोई भी संख्या हम लिखेंगे वो इन्हीं अंकों से मिलकर बनेगी, और इन्हीं अंकों का बार बार रिपीटिशन होता रहता है, उनको हम संख्याएं बोलेंगे। क्लियर बात हुई यहाँ तक क्लियर हो गई। इनको लिखने अब ये संख्याएं हैं, और ये क्या है, इनके चिन्ह दरअसल हैं। क्या है, चिन्ह है कि इनको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब अपन चलते हैं संख्याओं के प्रकार पे। क्या चलते हैं अपन, संख्याओं के प्रकार। संख्या के प्रकार किस प्रकार के हैं, किन किन प्रकार की संख्याएं होती हैं, हम उनको देखते चलते हैं। क्लियर बात हुई। चलिए, संख्याओं के प्रकार पे जब हम चलेंगे तो हम इधर से शुरुआत करते हैं, और अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, अपनी बुक्स खोल के रख लीजिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, बुक्स खोल के रख लीजिएगा। आप जो भी 9th 10th के बच्चे हों या जो भी हो, देखिए ये सीरीज केवल 9th 10th के बच्चों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनसे मैथ्स बिल्कुल नहीं बनती। 0 से लेकर पढ़ाना चालू कर रहा हूँ, और टॉप तक न ले गया ना तो मेरा नाम या मेरे चैनल की मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो बिल्कुल साकार करके बताऊंगा आप लोगों को। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े बस रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेज दीजिएगा। जो भी बच्चे उन्हें बता दीजिएगा कि हम दरअसल घर पे बैठ के मैथ्स पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर बात हुई। तो संख्याओं के प्रकार पे हम जब चलेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं संख्याओं में। संख्याओं का हम प्रकार सबसे पढ़ रहे हैं प्राकृतिक। सबसे हम पढ़ रहे हैं कौन सी संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। सबसे पहले हमने पढ़ाई कौन सी संख्या, प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्याएं दरअसल ये कहलाती है, इन्हें बोलते हैं हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं हम इन्हें, नेचुरल नंबर्स इनको हम बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से कहलाते हैं, यही वाले कहलाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये जो अंक रहते हैं ये, और ये कहाँ तक चलेंगे, हमारे इनफाइनाइट तक चलेंगे। ये कहलाएंगा हमारा कौन सी, प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर बात हुई यहाँ तक, क्लियर हो गई यहाँ तक। चलिए, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अपन प्राकृत संख्या। यदि आपने देख ली हो तो दूसरे नंबर पे चलते हैं हम कौन सी संख्याओं पे, जिनको हम बोलेंगे पूर्ण संख्याओं पे। क्या बोलेंगे हम इनको, पूर्ण संख्याएं। इनको पूर्ण संख्या हम बोलेंगे, या इनको हम नाम देंगे क्या, होल नंबर्स। क्या बोलेंगे हम इनको,
होल नंबर्स, होल नंबर्स हम बोलेंगे इंग्लिश में, पूर्ण संख्या बोलेंगे हम इनको काय में, हिंदी में। क्लियर बात हुई आपको। चलो होल नंबर्स हम पढ़ेंगे तो अभी तक हमने देखा नेचुरल संख्याओं में यदि हम जीरो को शामिल कर दें, 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, ये कहाँ तक चलेगी, अनंत तक, इसकी सीमाएं अनंत है। लेकिन इनमें क्या हुआ है, पूर्ण संख्या में जीरो शामिल हो गया तो ये कौन सी संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। क्वेश्चन में बताते चलूंगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी, एक है, सबसे बड़ी अनंत है, नहीं पता चल, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, अनंत का कुछ पता नहीं है। अब अपन चलते हैं थर्ड नंबर की संख्या। हमने देख ली प्राकृत संख्या, हमने देख ली पूर्ण संख्या। अब देखिए, अब मैं आपको चले रहता हूँ धनात्मक संख्याओं की ओर। ये कौन सी संख्या है, धनात्मक संख्याएं, या हम इनको एक नंबर नाम देंगे क्या, पॉजिटिव नंबर, प्लस पॉजिटिव नंबर। वो एक होंगे हमारे पॉजिटिव नंबर, और हम इसी में जोड़ देंगे एक कौन सी, ऋणात्मक संख्याएं। क्या जोड़ रहा हूं मैं इसमें, ऋणात्मक संख्याएं। क्या जोड़ रहा हूं मैं इसको, ऋणात्मक संख्या। क्लियर बात हुई आपको। एक तो होगी हमारी धनात्मक संख्या, एक होगी हमारी ऋणात्मक संख्या। क्लियर बात हुई। चलिए, तो ये थर्ड नंबर की जब हम संख्याएं देखेंगे हम, कि एक हमारी होंगी कौन सी, धनात्मक संख्याएं, और एक होंगी मेरी ऋणात्मक संख्याएं। अब मैं यहाँ बना रहा हूँ संख्या रेखा, संख्या रेखा का मैं बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ मैं इधर, संख्या रेखा बना रहा हूँ। आप ध्यान से देखना, संख्या रेखा मैंने बनाई, ये पट्टी मैंने बनाई संख्या रेखा की। ये जीरो के इस साइड चलेंगे तो प्लस वाले अंक आएंगे, +1, ठीक है, फिर आएगा क्या, +2, फिर आएगा +3, फिर आएगा क्या, +4, फिर आएगा क्या, +5, फिर आएगा क्या, +6, और ये कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट तक। जीरो के साइड आएंगे तो क्या क्या, -1, -2, -3, -4, -5, और ये तक है। अब जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, ये दोनों का हमने क्या किया, मिक्सअप किया। धनात्मक संख्याओं का और ऋणात्मक संख्याओं का जब हमने मिक्सअप किया तो ये क्या कहलाया हमारा, जब ये दोनों का मिक्सअप हुआ तो हमने इनको बोला क्या, पूर्णांक। क्या बोला हमने, पूर्णांक संख्या। क्या बोला, पूर्णांक। किन किन का, धनात्मक संख्याओं का और ऋणात्मक संख्याओं का। यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलिए साहब, यहां तक की बात यदि क्लियर हो गई है तो चलते हैं हम अगली संख्या की ओर। क्लियर बात हुई। तो अब तक मैंने दरअसल मैं जो भी पढ़ाते चल रहा हूँ मैं बताते चल रहा हूँ आपको कि कहाँ किस तरीके के हो रहे हैं। हम दरअसल क्या पढ़ रहे हैं, संख्याओं के प्रकार पढ़ रहे हैं हम। हमारी हेडिंग क्या है, संख्या है, और संख्या पद्धति में हम क्या पढ़ रहे हैं, संख्या के प्रकार। क्या पढ़ रहे हैं हम, संख्या के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कौन सी संख्या देखी, सबसे पहले देखी हमने कौन सी, सबसे पहले हमने संख्या देखी कौन सी, नेचुरल नंबर देखे, फिर हमने कौन से देखे, होल नंबर देखे, फिर हमने क्या देखे, पूर्णांक देखे, इस तरीके से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। संख्याओं के प्रकार हम पढ़ रहे हैं, और संख्याओं के प्रकार पढ़ने के बाद हम यहाँ पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं, पूर्णांक पढ़ के आ चुके हैं। अब हमारी अगली टाइप की संख्याएं चालू होती हैं। अगली टाइप की जब हमारी संख्याएं चालू होंगी तो हमारी आएंगी कौन सी संख्याएं, सम संख्या। कौन सी संख्या आएगी हमारी, सम संख्या। सम संख्या कहने कहेंगे, सम संख्याओं को बोलेंगे हम क्या, सम संख्या, सम संख्या बोलेंगे हम एक मिनट रुकिए जरा। बन गई चाय।
मेरे जीवन की दशा, थोड़ा रास्तों को नशा, थोड़ी मंजिल की प्यास है। चलिए दोस्तों, तो हम दरअसल क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे सम संख्याएं, ठीक है ना। सम संख्या को बोलते हैं हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। ठीक है, समझ में आया। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके इकाई के, कोई भी संख्या मैं लिख दूं, कोई भी संख्या मैंने लिखी 282, जिनके इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए। एक परिभाषा इनकी ये बोलती है जिनके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो सम संख्याएं कहलाएगी। और एक कहता है वह संख्या जो 2 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी, वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर ये सम संख्या है, हम देखेंगे 12, 14, 20, 12, 14, 20, 28, 288, 1000, 10,000, है ना। फिर उसके बाद जो आता जाएगा नेक्स्ट, तो अनंत तक इनकी संख्याएं चलती जाएंगी। तो ये कहलाएंगी सम संख्याएं। सम संख्या का मतलब होगा इवन नंबर। सम संख्या का मतलब इवन नंबर। अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाएं, मेरे साथ पढ़ते चलें। फिर नेक्स्ट जब हम देखेंगे, तो क्या देखेंगे, हम देखेंगे क्या, विषम संख्या के बारे में। क्या देखेंगे हम, विषम संख्याओं के बारे में। सम संख्या होगी, विषम संख्या के बारे में हम आएगी। विषम संख्या इवन नंबर, उनको बोलेंगे हम क्या, ऑड नंबर। क्या बोलेंगे इनको, ऑड नंबर। इंग्लिश में इनकी परिभाषा क्या मिली, ऑड नंबर। अब जो सम संख्याओं की परिभाषा है उसका विपरीत आप कर दोगे तो आपको मिल जाएगी विषम संख्या। क्या मिल जाएंगी आपको, विषम संख्या। कैसे, जैसे मान के चलो हम ये देखते हैं वो संख्या जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। या जो संख्या 2 से पूरी बार डिवाइड ना हो, वो संख्याएं कहलाएंगी विषम संख्याएं। ये विषम संख्या मैंने लिख दिया 13, 11, 15, मैंने लिख दिया आपको 19, मैंने लिख दिया आपको 21, मैंने लिख दिया 29, मैंने लिख दिया 49, मैंने लिख दिया 69, मैंने लिख दिया कितना 99, मैंने लिख दिया 11, 11, 11, ये इनफाइनाइट तक ये चलती रहेंगी। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सम संख्या। फिर मैंने आपको बता दी विषम संख्या। आप चलते हैं संख्या के अगले पड़ाव की ओर। चलिए, तो सम संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं होगी। जब सम और विषम संख्याएं दोनों हमारी हो गई हैं, इसके बाद हमारी आएंगी कौन सी संख्या, जिसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे हम, जिसको बोलेंगे हम भाज्य संख्या। कौन सी संख्या बोलेंगे हम, जिसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे हम इनको, भाज्य संख्या। भाज्य का मतलब होगा डिविजिबल नंबर या डिविजिबल नंबर्स। कैसे होंगे, जो वे संख्या जिनमें सब संख्याओं का भाग चला जाए वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया 16, मैंने लिख दिया 18, मैंने लिख दिया भाई 28, मैंने लिख दिया ये। अब ये से 16 का देखूँ तो 16 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 4 के बाद कैसे हो जाएगा भाई 8 से हो जाएगा, पर खुद 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये इतनी चीज़ों से डिवाइड हो जाएगी, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य मतलब इसमें जा रहा है। 18 भाई 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, 9 से भी होगा, खुद 18 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगी भाज्य संख्या। 28 2 से भी होगा, ठीक है ना, 4 से भी होगा, 4 7 28, है ना। फिर कितने हो जाएगा, 7 चौके 28, ठीक है ना। फिर आ जाएगा कितना, अपन खुद देखेंगे, अपन इसके बाद अपन देखेंगे 14 से होगा, उसके बाद खुद 28 से हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें हैं जो इससे डिवाइड हो जाएंगी। ये बेहतर एग्जाम्पल्स मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ये हो जाएंगी भाज्य संख्याएं। और फिर इसके बाद आएंगी हमारी अभाज्य संख्या। कौन सी संख्याएं आएंगी हमारी, अभाज्य संख्याएं। क्लियर बात हुई। और अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलेंगे भाई प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम बोलेंगे प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर। जो हमने अदर डेफिनेशन बताएगी उसी का उल्टा डेफिनेशन इधर हो जाएगा। वो संख्याएं, वह संख्या अपन लिखेंगे, वह संख्या जो या तो 1 से डिवाइड हो या स्वयं खुद से डिवाइड हो, वो संख्या कौन सी कहलाएगी, प्राइम नंबर कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल्स मैं आपको ऊपर लिख के बता रहा हूँ। क्लियर हो रही चीज़ें। चलिए देखिए, अब ये अभाज्य संख्याएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। कोई भी एग्जाम्पल्स में पूछा जाता है, जब क्वेश्चन दे दिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। इस तरीके की चीज़ें जो है वो अभाज्य संख्याओं में हमारी
पूछी जाती हैं। क्लियर बात हुई आपसे। चलिए हम चालू करते हैं अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्याओं की इन्होंने दरअसल डेफिनेशन ये दी है कि एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभक्त ना हो। यही मैंने बताया था आपको। मैं कौन सा गलत बता रहा हूँ? मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि वह संख्या जो या तो एक से विभाजित हो या खुद से विभाजित होगी, तो वह कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हम देखने को मिलेंगे एग्जाम्पल्स में हम जब देखेंगे प्राइम नंबर्स के, तो हम एग्जाम्पल इधर देखें तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले जो अभाज्य संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? दो। दो एकम दो और एक दूनी दो। एक नहीं है लेकिन, ठीक है। चलो दो के बाद कौन सी आ जाएगी? 2 3 5 7, ठीक है। फिर 11 13 17 19, ठीक है। 19 के बाद 23, 23 के बाद 19 23, 24 नहीं होगी, 25 नहीं होगी, 26 नहीं होगी, 27 नहीं होगी, 28 नहीं होगी, 29 के बाद 31, 31 के बाद कौन सी आ जाएगी भाई? 31 के बाद आएगी कौन सी? 37, 37 के बाद आएगी सीधी कौन सी? 39, 3 से कट जाएगा, 39 नहीं होगी, 37 38 39 नहीं होगी। फिर आएगी कौन सी? 41, ठीक है। फिर आएगी 41 के बाद 43, 43 किसी संख्या ना, 44 भी कट जाएगा, 45 भी कट जाएगा। फिर आएगा कौन सा? 47 49 50। फिर आएगा कौन? 51 कट जाएगा, 7 है ना, 5 और 1 30 3 30 51 52 है ना। फिर आएगा कौन सा? 53, ठीक है। है ना, 55 फिर आएगा कौन सा? 57 है ना। फिर आएगा कौन सा? 59, 9 और 5 14, कोई से नहीं कटेगा। क्लियर बात है। 59 के बाद आएगा कौन सा? 61, 61 के बाद कौन सा आएगा? है ना, 65 66 67 आएगा ना, 68 कट जाएगा, 69 3 से कट जाएगा, 70 भी कट जाएगा, 71 किसी से नहीं कटेगा। क्लियर बात हुई। 71 के बाद हमारी अगली संख्या कौन सी आएगी? 72 नहीं, 73 किसी से नहीं कटेगा। 74 75 76 के बाद आएगी हमारी कौन सी? 77 11 से कट जाएगी, 78 2 से कट जाएगी, 69 हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा? 15 3 दूनी 6 69 नहीं कटेगा, ठीक है ना। 79, 1 मिनट रुकना, हम देखेंगे कौन सा इसके बाद आएगा कौन सा? हाँ 69 के बाद सीधा आएगा कौन सा? 83 83 के बाद आएगा कौन सा? 89 83 की बात कौन सी आएगी? 89। क्लियर बात हुई। 89 के बाद शायद आएगी कौन सी? 97। क्लियर बात हुई। काउंट कर लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हमारी हो रही है। क्लियर। कोई इधर दिख रहा है जो 2 बार कट गई हो? इधर देख लो आप, कोई ना कोई संख्या ऐसी होगी जो हमारी इसमें नहीं आ रही है, ठीक है। हम एक बार और मिला देते हैं जरा, है ना। इधर से मिला 2 3 5 7 11 13 2 3 5 7 11 13 17 19 17 19 के बाद 23 29 23 29 31 31 37 31 37 31 37 41 43 41 43 47 53 59 53 57 भाई 53 57 नहीं होगी हमारी। क्लियर बात हुई। 57 5 7 12 3 से कट जाएगा तो 57 को आप हटा दीजिए। क्लियर बात होगी। अब हो जाएंगी 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 फाइनली हो गई हैं। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में यदि हम संख्याएं पूछेंगे, अभाज्य संख्याओं की संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 25। अब इनके क्वेश्चन कैसे आएंगे देख लो मेरी बात। क्वेश्चन इनसे ऐसे पूछे जाएंगे, देख लो आप इधर। क्वेश्चन नंबर पहला मैं देखूँ, आप निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए हैं। आप क्वेश्चन नाम है निम्न में से, क्वेश्चन आपके पास है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? ध्यान से देखना। मान के चलो पहले ऑप्शन में दे दिया अभाज्य नहीं है, या दे दिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, तो पहले दे दिया 1, फिर दूसरे ऑप्शन में दे दिया 4, फिर थर्ड ऑप्शन में दे दिया 2 और फोर्थ ऑप्शन में दे दिया 8। तो 1 4 8 तो है संख्या नहीं, लेकिन 2 कौन सी संख्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्लियर बात हुई। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हम संख्याओं के अगले पड़ाव की ओर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं जल ग्रहण कर लूँ, ठीक है। फिर चलते हैं अपन आगे। तो हमने देख लिया है भाई अभाज्य संख्याएं। अब हम चलते हैं अभाज्य संख्याओं के आगे। अभाज्य संख्याओं के आगे जब हम चलेंगे तो हम चलेंगे कहाँ? सह अभाज्य संख्याओं पे। क्लियर बात हो रही है। तो संख्याएं आज हम क्लियर करके जाएंगे और ऐसी संख्याएं पढ़ेंगे कि जिंदगी में अब संख्याओं को पढ़ने का हमको जब मौका मिले दोबारा
तो याद रहे, क्लियर बात हुई। अब हम पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या है? अब हम दरअसल पढ़ रहे हैं सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या पढ़ रहे हैं हम? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को हम देख लेते हैं। सह अभाज्य संख्या को हम बोलेंगे इंग्लिश में को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? को PRIME, को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याओं को बोलेंगे हम को प्राइम नंबर। अब देखिए साहब, सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर वैसी संख्याएं कहलाती हैं हमारी वह सह अभाज्य संख्याओं की परिभाषा लिख लीजिए यदि आप लिखना चाहें, या मैं लिख दे रहा हूं। वह संख्या का जोड़ा, वह संख्या का जोड़ा जिसका HCF कितना हो? 1 हो। संख्याओं का कोई जोड़ा ले लो जिनका HCF 1 हो। सबसे पहले वह संख्याओं का जोड़ा, वह A और B संख्या ले सकते हैं अपन जिनका HCF 1 को मान के चलो ले ली 2 और 3। 2 और 3 में कोई कॉमन नहीं, लेकिन 1 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा। अब ये कौन सी संख्या? सहअभाज्य संख्या। मैंने ले लिया 5 और 4। क्या ये सहअभाज्य संख्या? ये सहअभाज्य संख्या, क्योंकि इनका HCF 1। मैंने ले लिया क्या भाई? 6 और 7। तो जो निकट संख्या होंगी वो सहअभाज्य होंगी। अब मेरी बात ध्यान से देख लीजिए, क्या हम 4 और 12 सहअभाज्य संख्या ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 4 से डिवाइड होगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो हमको संख्या हमेशा वही पकड़नी है जो संख्या का HCF हमेशा कितना होगा? 1 होगा। वो संख्या कौन सी कहलाएगी? हमारी सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। समझ में आ रहा है आपको? इधर तक समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपन इसके थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल्स की। ठीक है, चलिए। इधर तक आपको समझ में आया? इधर तक आपको समझ में आया? तो एक लाइन इसमें मैंने आपको क्या बताई कि वो संख्याओं का जोड़ा, वो निकट संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF 1 होगा वो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर बात हुई यहाँ तक? इसके बाद चलते हैं अपन संख्याओं पे अगली ओर। चलिए, जब आगे अपन चलेंगे इसके बाद अपन क्या देखेंगे? सह अभाज्य संख्या हो गई, भाज्य संख्याएं हो गई। इसके बाद हम चलते हैं अगली संख्याओं पर। तो अगली संख्या हमारी होगी कौन सी संख्या? संपूर्ण संख्या इसमें दी हुई है ना। इसमें दी हुई है कौन सी संख्या है? संपूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या दी है इसमें? अब हम पढ़ रहे हैं कौन सी संख्या? हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण संख्या। देखो, संपूर्ण संख्या एक नई संख्या आई है, जो कंपटीशन वाले होंगे उन्हें खुद ही पता नहीं होगा कि संपूर्ण संख्या कैसे। मैं बता रहा हूँ संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है वैसी प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तों का योग संख्या मान से दोगुने हो, संपूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे 6 और 28। क्या हो? 6 और 28। संपूर्ण संख्या का मान क्या होगा? जिसके अपवर्तकों का योग संख्या मान से दोगुना। अपवर्तकों का योग, जिनके अपवर्तकों का योग संख्या से कैसा हो? दुगना। संख्या से कैसा हो? दोगुना हो, वो कौन सी संख्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या। जैसे 6 और 28। ठीक है, अब देखो 6 के अपवर्त निकालो। 1 2 3 हो जाएगा। अब देखो इनको जोड़ लोगे, 3 और 2 5 और 1 6 बराबर आ जाएगा। अब 28 के अपवर्त निकालो। अपवर्त का मतलब रहता है फैक्टर्स। क्या रहता है? फैक्टर्स। या समझ लेना ना, नहीं तो पता फैक्टर्स। 28 के निकालेंगे तो 2 है ना, 4 सत्ते 28, 7 चौके 28, 14 दूनी 28 और 28 एकम 28। तो मिला लो भैया 14 7 21, 21 4 25, 25 और 2 27। फिर और इसमें क्या रहेगा भाई? 1। तो हो जाएगा कितना? 28। तो इस तरीके से इनके फैक्टर्स का योग क्या आ रहा है? संख्या का क्या आ रहा है? इसमें लिखा होगा सभी अपवर्तों का योग संख्या मान से दोगुना हो, संपूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे 6 और 28। 6 के अपवर्त। अब इसमें यह दिया है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में 2 ही संख्याएं ऐसी हैं। 1 से लेकर 100 तक के बीच में केवल 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जिनके पूर्णतः फैक्टर्स का योग कर देंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएंगी। और कोई संख्या नहीं मिलेगी, और कोई संख्या नहीं मिलेगी मेरे भाई, नहीं मिलेगी। चलिए आगे। तो समझ में आ गया होगा आपको ये संपूर्ण संख्या क्या चीज़ है। सारी संख्याओं देखते जाओ, कोई भी संख्या अपन आज छोड़ेंगे नहीं, सारी संख्याओं का रीड करेंगे। चलिए,
तो संपूर्ण संख्या जब हमारी हो गई है, अब हम पढ़ेंगे कौन सी संख्या, जिसको हम बोलेंगे रामानुजन संख्या। कौन सी संख्या? रामानुजन संख्या, जिनको हम बोलेंगे रामानुजन संख्या। कौन सी संख्या बोलेंगे हम? रामानुजन संख्या। क्लियर बात हुई? अब देख लीजिए, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लीजिए। दरअसल क्या है, 28 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक मिनट में चेक करके बताता हूँ। गणित दिवस कब मनाया जाता है? गणित दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, तो देखिए, भारत सरकार ने 22 दिसंबर को, चलिए ठीक है, देख लीजिए ज़रा, अच्छी बात है, कम से कम हमको एक जानकारी और लगी इधर से। तो पढ़ने पढ़ाने की क्रिया ऐसी ही होनी चाहिए भाई। हमारे पास टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम रखे हैं, मैं बताते चलूँगा। ये जो सर रामानुजन थे, भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने 22 दिसंबर को, सॉरी मैंने 28 बोल दिया था, मुझे शायद याद नहीं था। 22 दिसंबर को क्या हुआ है, गणित दिवस मनाने का क्या किया है, गणित दिवस मनाने की क्या की है, घोषणा की है। क्या की है? घोषणा। क्यों की है? अब जरा ध्यान से देखो, भारत सरकार ने 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की घोषणा की है। भारत के 14वें और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 26 फरवरी 2012 को मद्रास विश्वविद्यालय में भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, ये जो रामानुजन थे ना, कौन थे? ये थे श्रीनिवास रामानुजन का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1887 को। 22 दिसंबर 1887 को क्या हुआ था, श्रीनिवास रामानुजन का मद्रास में जन्म हुआ था। और 1920 में ये स्वर्गलोकवासी हो गए थे। कि 125वीं जन्म जयंती थी कब? 2012 में। तो क्या हुआ था, एक समारोह में उनने क्या किया था, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाए जाने की घोषणा कर दी थी। तो इस 22 दिसंबर को हम राष्ट्रीय गणित दिवस किन की याद में मनाए जाते हैं? श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। क्यों मनाए जाते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको बता रहा हूँ, इसलिए मनाया जाता है। देखो, अब इस अवसर पर सेना ने ये घोषणा की कि 2012 राष्ट्रीय के, ये क्लियर बात है। अब अपन चलते हैं अपने काम की, ये भी अपने काम की चीज़ थी। अब चलते हैं मैं जो आपको बता रहा था रामानुजन संख्या की ओर, क्योंकि ये वही रामानुजन थे, बहुत बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति थे जो बता के ये गए थे रामानुजन संख्या को। ठीक है, हम चलते हैं इसके आगे ओर। तो 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया हमने, रामानुजन की याद में मनाया, जो 1887 में उनका जन्म हुआ। अब जो रामानुजन संख्या है वो कौन सी है? 1729 एक संख्या उन्होंने बताई। क्या बताई उन्होंने? एक 1729 वो क्या बता के गए, एक संख्या बता के गए। रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन जी बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उनका आभारी हूँ। उनके भगवान उनको अपने श्री चरणों में आशीर्वाद प्रदान करे, उनकी अंतरात्मा को शांति प्रदान करे। और मुझे तो मिल जाते तो मैं तो उनके चरणों में गिर पड़ता कि भाई जरा मुझे भी सद्बुद्धि प्रदान करो, मैं भी कुछ गणित में जो हूँ महारता हासिल करूँ, उन लोगों का भला करूँ। ठीक है, चलिए। तो इसमें दरअसल ये लिखा था, रामानुजन संख्या में ये लिखा हुआ है कि 1729 को रामानुजन संख्या कहते हैं। आप डाल लीजिएगा, किसको कहते हैं? 1729 को क्या बोलते हैं? रामानुजन संख्या बोलते हैं। मैं आपको बताते चल रहा हूँ, क्लियर बात हुई आपको? 1729 को दरअसल क्या बोलते हैं? रामानुजन संख्या। 1729 को क्या बोलते हैं हम? रामानुजन संख्या। इस 1729 को क्यों बोलते हैं? कि 82 लघुत्तम प्राकृत संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में, इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दो प्राकृत संख्या के घनों, दो प्राकृत संख्या के घनों का मतलब होता है स्क्वायर, का मतलब क्यूब, घन का मतलब होता है घात 3। दो प्राकृत संख्याओं के घनों के योग के रूप में, जिनके दो घनों के योग के रूप में विभिन्न तरीके से लिखा जा सके। विभिन्न तरीके से लिखा जाने का मतलब क्या होगा? विभिन्न तरीके से लिखा जाने का मतलब ये होगा मेरे भाइयों बहनों कि मान के चलो 1729 को हम दो क्यूब में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? एक तो 1729 को हम बांट सकते हैं काय में? 10 के क्यूब में। एक तो हम बांट सकते हैं उसको कैसे? 10 की घात 3 प्लस 9 की घात 3। क्लियर बात हुई? एक हम इसको बांट सकते हैं 12 की घात 3 प्लस क्या कर सकते हैं हम? 1 की घात 3। क्लियर बात है? तो ये जो अब अपन इसका क्यूब करेंगे ना और इसको जब जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? 1729 प्राप्त होगा।
अब हम जरा देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। देखो ध्यान से देखना आप जरा ना, क्यूब निकालने का कोई मेथड नहीं है, जो बचपन से आप गुणा करके आए हैं उसका उतनी बार गुणा करोगे तो आप पता चल जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए। अभी इधर देखिए जरा, 10 की घात 3 और 9 की घात 3 का कैसे करेंगे। देखो 10 का 10 में गुणा किया कितना हुआ 100, 10 इंटू 10 इंटू 10 हम करेंगे 10 धाम 100, 100 धाम कितना हो जाएगा भाई 10 धाम 100, 100 धाम 1000 हो जाएगा हमारा। 10 धाम 100, 100 का 10 में गुणा किया 1000। अब 9 का क्यूब करो, 9 इंटू 9 इंटू 9 कैसे किया, 9 नाम 81, 9 नाम कितना आ गया 81, 81 का 9 एकम 9, 9 से 9 8 72 कितना आ गया 729, और 1000 और 729 को जोड़ा तो कितना हो गया भाई 1729 हो जाएगा। यस, तो हमने क्या जोड़ा 1000 प्लस 729 बराबर क्या हो जाएगा 1729। इसके बाद हम चेक करेंगे 12 का और 1 का क्यूब। अब देखिए 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 ही 12 हम 11 11 में 100 की 12 ही 12 हम 144, 144 का इंटू कर दो 12 में, 12 चौके 12 चौके 48, 48 का हाथ कैरी ओवर जाएगी 4, 12 चौके 48, 48 4 52 की 2 5 हाथ की लाई 5, 12 एकम 12, 12 5 17 कितना आ गया 1728। 1728 के बाद क्या करो, एक का क्यूब, 1 गुणित 1 गुणित 1, 1 एकम 1 एकम 1 कितना आ गया 1728 में 1 जोड़ेंगे तो बराबर कितना जाएगा 1728 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 1729। तो 1729 जब संख्या हम देखेंगे तो वो कहलाएगी हमारी क्या 1729, और ये संख्या कहलाएगी हमारी रामानुजन संख्या। और यही कारण था उन्होंने इतने बेचीदे गणित के विषय में कुछ तथ्य बताए हुए थे, यही कारण रहा कि 22 दिसंबर को गणित दिवस बनाने के लिए हमको बनाते हम चले आ रहे हैं। और बहुत 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 ही मैं ये बोलूँ बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक रहे थे। चलिए हम चलते हैं आगे चलते हैं हम, ठीक है। चलिए आगे हम जब देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि भाई रामानुजन संख्या हमने देख ली, मैंने बात बता दिया आपको कि रामानुजन संख्या किस प्रकार की होती है, क्या क्या इन्होंने किया था। रामानुजन श्रीनिवास रामानुजन ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, और आप रामानुजन संख्या शायद आपकी 9th की क्लास में भी देखेंगे आप। तो हम दरअसल बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, संख्याओं के पूरे टाइप्स बता रहा हूँ, उनकी भी बता रहा हूँ, प्लस अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की भी बता रहा हूँ। तो ऐसा कर रहा हूँ, मिक्सअप कर रहा हूँ, मैं उनका भी भला करूंगा, आप लोगों का भी भला करूंगा। क्लियर बात हुई। चलिए तो रामानुजन संख्या के बाद हम चलेंगे तो हम देखेंगे, हम पाएंगे कि अपरिमेय संख्याएं हम बोलेंगे अब हम बोलेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं कौन सी संख्याएं हम पढ़ रहे हैं, अब कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं, कौन सी संख्याएं पढ़ रहे हैं हम परिमेय संख्याएं, कौन सी संख्याएं पढ़ रहे हैं हम परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, कौन सी संख्याएं पढ़ रहे हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, वह संख्या जिन्हें p बटे क्यू के, मैंने कल भी बताया था, जिन्हें p बटे क्यू के रूप में लिखा जाए लेकिन q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q का मान क्या नहीं होना चाहिए, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन है। क्लियर बात हो, उसको बोलेंगे हम परिमेय संख्याएं। अब ये जो p बटे क्यू हम लिख रहे हैं, p को बोलेंगे हम अंश और q को बोलेंगे हम हर, ठीक है। डिनोमिनेटर और अंश और हर में जो संख्या लिखी जाएंगे, मैंने लिख दिया 1/2, मैंने लिख दिया 3/4, मैंने लिख दिया 5/4, मैंने लिख दिया 6/7, मैंने लिख दिया 8/9, कोई भी संख्या लिखेंगे हम वो कहलाएगी क्या अंश और हर, क्या कहलाएगी वो अंश और हर। क्लियर बात हुई आपको इधर तक। चलिए अब ध्यान दीजिए जरा, ध्यान क्या देना है आपको इसमें कि प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। नोट डाउन करते जाइए, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है, परिमेय संख्या। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है, परिमेय संख्या। क्लियर बात हुई। अब प्राकृत संख्या हमने क्या देखा था, प्राकृत संख्या हमने देखा था 1 2 3 अनंत तक। तो कोई भी संख्या जो ऊपर आएगी वो क्या कहलाएगी, हमारी कौन सी संख्या में कहलाएगी, वो परिमेय संख्या। दूसरी कंडीशन, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या में क्या जोड़ा गया था, जीरो। लेकिन जीरो क्यों में नहीं होना, देखो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना, 1/0 परिमेय संख्या नहीं होगी, लेकिन 0/1 परिमेय संख्या होगी मेरे भाई। 0/1 परिमेय संख्या होगी, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं होगी। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या कहला सकती हैं, परिमेय संख्याएं कहला सकती हैं। आगे देखिए, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाएंगी। पूर्णांक मैंने बता दिया था, क्या बताया था मैंने पूर्णांक में बताया था धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का मिक्सअप जो कहलाएगा वो पूर्णांक कहलाता है। और पूर्णांक का मतलब ये हो सकता है -1/2 परिमेय संख्या होगी, +1/2 परिमेय संख्या होगी, -1/2 परिमेय
संख्या होगी -1/3, परिमेय संख्या होगी -5, 1/5, या कोई भी माइनस या प्लस जो लगा रहेगा वो हमारी क्या कहलाएंगी, हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। वीडियो समझ में ना आया हो पीछे करके फिर से देखिएगा। चलो चलते हैं आगे अगले पड़ाव की ओर। मैं समझ रहा हूँ यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से हमको समझ में आता चल रहा होगा, तो मैं आपको अब लिए चलता हूँ आगे। तो देखो मैंने अभी आपको ये जो बुक्स थी, अध्याय फर्स्ट, पेज नंबर कितना है इसका, पेज नंबर 2, 9th क्लास, पेज नंबर पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया पूरी की पूरी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर बताया। फिर मैंने बताया क्या, अब आइए घूम जाइए और आपकी बुक्स में से मैं देख पढ़ के बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, वह घूम जाइए, विपरीत दिशा में चलते हुए शून्य को उठाइए और थैले में रख दीजिए, तो पूर्ण संख्या ये बता दिया। अब देखिए जब इन्होंने बोला कि भाई माइनस और प्लस का मिक्सअप कर लेते हैं, तो उन्हें जेड से पूर्णांकों को जो इंटीजर्स रहते हैं, पूर्णांक मतलब क्या होगा इंग्लिश में, पूर्णांकों को बोलेंगे इंटीजर्स। क्या बोलेंगे अपन, पूर्णांकों को बोलेंगे हम इंटीजर्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम इसके बाद। अब देखिए, अब मैंने दरअसल आपको क्या बोला, पूर्णांक को बोला मैंने इंटीजर्स, इसमें जो लिखा है मैं वो बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए अब मैंने बोला क्या, पूर्णांकों को हमने क्या बोला, इंटीजर्स, INTE, क्या बोला हमने, INTEGERS, इंटीजर्स को कैसे डिनोट करना है इन्होंने, जेड से। क्या बोला है, जेड जर्मन शब्द जेहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, और जहल का जिसका अर्थ होता है संख्याओं का गिनना। क्या सभी रेखाएं संख्या बची हैं, ये मैंने बता दिया। थैले में डालना, परिमेय संख्या में बता रहा था आपको। अभी मैंने नेक्स्ट टाइम में मैंने परिमेय संख्या बताया था। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, RATIONAL, रेशनल एन नंबर। तो रेशनल नंबर में क्या होता है, इसमें ये लिखा है कि रेशनल नंबर से ये अक्षर Q से अंग्रेजी में इनको डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाएगा, Q से डिनोट किया जाएगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट चलते हैं कि जहाँ पे P/Q में, ये मैं बता चुका था, पहले ही बता चुका हूँ मैं कौन सा गलत बता रहा हूँ। आगे चलते हैं ना, यहाँ Q इज नॉट इक्वल टू, ठीक है भैया, Q किसको बोलेंगे अपन, Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q माने बोला हर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मुझे तुल्य परिमेय संख्या या भिन्न संख्या, फिर जो भी होता है। इधर तक हमने चला, चलो नेक्स्ट पेज पर लो आप लोग। देखो मैं दरअसल आपको क्या है, अभी बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। जो भी देख रहे हैं वो ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नीचे, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होगी, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगी। बिल्कुल है। पहला क्वेश्चन था क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत होगी, प्रत्येक पूर्ण संख्या, भाई प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होगी ना। अब अपन चलते हैं क्वेश्चनों पे जो अब तक अपन ने किए हैं। क्या क्या किए हैं अपन ने क्वेश्चनों में, अपन ने क्वेश्चन जो किए थे, सबसे पहले इस क्वेश्चन दे रहा था क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 शामिल हो जाता है ना। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या तो 1 से लेकर अंत तक चालू होती है, तो ये तो गलत हो गया ना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी। बिल्कुल होगी। क्यों होगी कि M1y हमने लिखा M1/1, M कोई भी संख्या हो सकती है, M कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन नीचे 1 होना चाहिए, क्योंकि Q इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए थर्ड क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगी। बिल्कुल होगी। क्या होगी, नहीं होगी। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगी, असत्य, क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती। ये 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, आप अब नीचे आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 2, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या है। अब मैं परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना बता दूंगा। ठीक है ना, चलिए, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती हैं। अब देखिए, चलिए आगे चलते हैं अपन के आगे जब अपन चलेंगे तो हम पाएंगे पूर्ण परिमेय संख्याओं के बाद अब हम पढ़ रहे हैं अपरिमेय संख्याओं की ओर। ठीक है, परिमेय संख्या मैंने आपको बता दी है। अब अपन पढ़ेंगे कौन सी संख्या है, अब अपन पढ़ेंगे क्या, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए साहब, अपरिमेय संख्याओं पर हम दोनों ध्यान लगा लेते हैं। अपरिमेय संख्या, या इनको बोलेंगे क्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या, या हम इनको बोलेंगे क्या, इरेशनल नंबर। IRRATIONAL, इरेशनल NU नंबर, इरेशनल नंबर। तो इसमें दरअसल ये बताया गया है, इसमें ये लिखा है पेज नंबर 6, आप प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली 1 आप सॉल्व कर लीजिएगा। विविध प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो आपको पाएंगे, क्या पाएंगे, क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। जैसे आप कमेंट करके बता दीजिएगा जो देख रहे हैं ना क्वेश्चन। 5 और 4 के बीच ना नीचे दिए गए कथन सत्य बताइए, ये सब आप निकाल लेंगे। अब तक इतना समझ में आ चुका होगा, देख लेना आप। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 जो है पेज नंबर 6 पे दी हुई है, देख लीजिएगा। अपरिमेय संख्या में लिखा हुआ है कि भाई
हम जिन संख्याओं पर चर्चा की है वो पी बटे क्यू होता है जहाँ क्यू नौ संख्याएं हैं, ठीक है, मैंने बता दिया। तो लगभग 400 ईस्वी पूर्व ये जो अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी दी थी वो 400 ईसा वर्ष पूर्व एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पाइथागोरस, सर पाइथागोरस। क्या नाम था इनका नाम था पाइथागोरस, सर पाइथागोरस। 400 ईस्वी पूर्व थे जिन्होंने ये बताया हुआ था। क्या बताया था? क्योंकि इन्होंने पूर्णांकों के अनुपात में नहीं लिखा था, इन्हीं ने बताया था अपरिमेय संख्याओं को, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं को कैसे डिनोट करेंगे? एस से डिनोट करेंगे। चलिए, तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं जो रूट में होती हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, √5 है ना, √3 है ना, √7। रूट की संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। या पाई को ले लें अपन, पाई का मान होता है क्या? 22/7। कैसे होता है आप देख लीजिए। पाई को दरअसल इसलिए लिया जाता है, पाई का मान एक्चुअल में 22/7 नहीं है ना, सन्निकट मान है। एक्चुअल में पाई का जो मान होता है वो होता है 0 पॉइंट, उसको कुछ पाई का मान जो होता है 0 पॉइंट के आसपास आता है। तो हम देख लेते हैं, जैसे हम इसको विभाजित करेंगे। जैसे मान के चलो हमने क्या किया, 22 को उठाया और 7 से भाग देना चालू किया। 7 या 21, बचेगा कितना? 6। भाग नहीं जा रहा तो लग जाएगा कितना? दशमलव और 0। 7 या 8 56, बचेगा कितना? 4.0। 7 पना 35, बचेगा कितना? 5 0। 7 सतैया 49, बचा कितना? 1 0 लग जाएगा तो आ जाएगा कितना? 10। अब मैं इधर कर रहा हूँ 10 बाकी के लिए आगे की, ठीक है, इधर ना लेना। 10 तो 7 एकम 7, बचे कितना? 3 0। 7 चौके 28, बचा कितना? 2 है ना। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो ये है ना भाग है ना, रुकने वाला नहीं है, ये जाता जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक इसका भाग चला जाएगा। अब यहाँ से हम एक निष्कर्ष हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या को चेक करने का बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि मान के चलो कोई हमको संख्या दी है पी बटे क्यू के रूप में, ये दी हुई है पी बटे क्यू के रूप में, कोई भी संख्या दी हो, कोई भी संख्या पी बटे क्यू के रूप में दी हो। मान के चलो मैंने लिख दिया भाई 9 मैंने लिख दिया भाई कितना लिख दिया मैंने लिख दिया भाई 10/3 मैंने लिखा। अब मैं ये चेक करूं कि ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, तो कुछ मत कीजिए, ये हो गया अंश, ये हो गया हर, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। तो अंश को उठाइए और हर से भाग देना चालू कीजिए। 3 तिया 9, बचा 1.9। 3 तिया 9, अब ये भाग जाता जाएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे भाई? 3.3333333 और ये कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट तक। अब इसको हम थोड़ा हल्का डिस्टेंस करते हैं तो 3.3 के ऊपर बार लगा देंगे हम, ठीक है। ये हो जाएंगी हमारी कौन सी? अपरिमेय संख्या। पाई है, 2 है, √2 है, √3, ठीक। हालत ख़राब हो जाती है दोस्तों पढ़ाते हुए, बहुत कठिन है पढ़ना पढ़ाना। इधर तक समझ में आ गया? चलते हैं अपन अगले पड़ाव की ओर। चलो, तो अपन चलते हैं अब कहाँ की ओर? अपन चलते हैं वास्तविक संख्याओं की ओर। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने आपको बता दिया है, परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा दिया है, प्लस अपरिमेय संख्याओं के बारे में दिया है। इन दोनों का अपन करेंगे तो ये क्या बन जाएंगी? हमारी वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? वास्तविक संख्या। इनको हम बोलेंगे वास्तविक संख्या या हम इनको बोलेंगे रियल नंबर। क्या बोलेंगे? हम इनको बोलेंगे रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होगा? हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं दोनों का मिक्सअप हो जाएगा। जैसे मान के चलो मैंने आपको एक एग्जाम्पल्स बताया हुआ था, एग्जाम्पल्स मैंने बताया 1/2 एक क्या है? हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये p हो गया, ये q हो गया। अब मैंने लिख दिया -3/5, ये भी हो गया। अब भी मैंने आपको बताया था 10/3, ये हो गया। फिर मैंने आपको बताया 22/7 पाई का मान। अब देखिए दरअसल ये दोनों संख्याएं परिमेय संख्याएं, ये दोनों संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। दोनों को यदि हम एक ही थैले में डालने या एक ही कर दें तो वो कौन सी संख्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या का नाम दे सकते हैं या रियल नंबर हम इसमें कह सकते हैं। अब देख लीजिए आपकी बुक में दरअसल क्या लिखा हुआ है वास्तविक संख्याओं के बारे में।
आपकी पुस्तक दरअसल ये कह रही है, अतः वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जा सकता है। साथ ही संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु पर अद्वितीय संख्या तक उसको निरूपण किया जा सकता है। यही कारण है कि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को रियल नंबर लाइन कहा जाता है। समझ में आ गया। फिर इधर पर जी कैंटन और आर डेडियन ने कुछ बताया हुआ था, उनका दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अपन आगे की ओर। ठीक है, अब आपकी देखो, यदि इतना समझ में आ गया होगा आपको तो आप कुछ मत कीजिएगा। आपकी एक्सरसाइज दी है इसमें क्या, प्रश्नावली 1/2। देखो आज ही एक ही वीडियो में 1/1 भी खत्म कर डाला और एक ही वीडियो में 1/2 भी खत्म कर डाला से मतलब ये हो गया 1/2। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या। इसके क्वेश्चन आप लगाइएगा, जो डाउट आएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए इधर तक हो गया क्लियर आपका। चलिए अब थोड़ा सा और संख्या पढ़ लेते हैं, फिर हम संख्याओं को इधर पे आज क्या करेंगे, क्लियर टोटल अपन इसमें क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो मैंने आपको भाई साहब दरअसल आपको क्या क्या अब तक मैंने आपको जो भी है डिसाइड मैं बता देता हूँ। मैंने आपको सम विषम अभाज्य भाज्य, अब मैं आपको बताता हूँ समग्र संख्या। देखो समग्र संख्या या मैंने भाज्य संख्याएं जो अभी पहले बताई थी उन्हीं को बोलते हैं समग्र संख्याएं। चलो नेक्स्ट बोलते हैं परिमेय अपरिमेय अब उत्तम संख्याएं। चलो एक संख्याएं और रह रही हैं, कौन सी संख्याएं, जिनको हम बोलेंगे उत्तम संख्याएं। क्या बोलेंगे हम जिनको, उत्तम संख्या। उत्तम संख्या, ठीक है। उत्तम संख्या किन्हें कहते हैं, लिख लीजिए परिभाषा। किसी संख्या के गुणनखंड का योग संख्या को छोड़कर यदि संख्या हो, किसी संख्या के गुणनखंड का योग संख्या को छोड़कर किसी संख्या के गुणनखंड का योग संख्या को छोड़कर संख्या हो गुणनखंड का योग संख्या को छोड़कर संख्या हो, कौन सी संख्या कहलाएगी, उत्तम संख्या कहलाएगी। क्लियर बात हुई। इधर तक होगी संख्याएं, तो लगभग हमारी इधर जाकर हमारी पूरी संख्याएं क्या होती हैं, हमारी क्लियर होती हैं। समझ में आ गया आपको। चलिए बहुत अच्छी बात है। यदि इधर तक आपको समझ में आ गया हो तो अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कल मतलब ये मिलेंगे। आपका होमवर्क दरअसल ये है कि आज मैंने जो संख्याएं बताई हैं चैप्टर अध्याय 1 से जो संख्या मैंने आपको बताई हैं, आज का आपका होमवर्क दरअसल ये है। आप मुझे जो भी स्टूडेंट इस पर जुड़े होंगे वो क्या पहले तो कमेंट करके बताएंगे, क्या बताएंगे कमेंट करके कि सर हमने 1.1 की जो एक्सरसाइज है वो कवर कर ली है और 1.2 की जो एक्सरसाइज है वो कवर कर ली है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपन आगे क्या क्या करना। ये एक्चुअल में उन्हीं लोगों के लिए नहीं है, ये सीरीज दरअसल उन लोगों के लिए भी है जो रोजाना नहीं है या किसी अन्य तरीके से टेंथ में सप्लीमेंट्री आ गई हैं, 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट, जिनके पालक 9th से 10th में आए हैं, कक्षा 8 से 9th में आए हैं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप लोग दरअसल सहायता करें हम लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।